नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और अब वक्त हो गया है इंडिया डेली के खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट का, जिसमें इंडिया डेली के रिपोर्टर्स हर खबर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम देते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सोमवार की दोपहर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस से गठबंधन खत्म हो गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन न होने की बड़ी वजह सीट शेयरिंग है। आप कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी। ये सीटें पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर से सटे जिलों में थी। आम आदमी पार्टी का तर्क था कि दोनों जगह उनकी सरकारें हैं, इसलिए उन्हें फायदा होगा। इसके उलट कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें देने पर अड़ी रही। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली पंजाब बॉर्डर इलाकों की सीटों की मांग भी ठुकरा दी और शहरी क्षेत्रों में लड़ने के लिए कहा। और जब गठबंधन को लेकर बात नहीं बनी तो आपने जिन 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें 12 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ रही है। इस लिस्ट में 19 चेहरे नए हैं। इनमें से सिर्फ एक ही उम्मीदवार पवन फौजी को आपने रिपीट किया है, जो उचान कला से चुनाव लड़ रहे हैं। कैथल जिले की कलायत सीट से आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के सीनियर और प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को टिकट दिया है। कैथल जिले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का गढ़ वाला जिला माना जाता है। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन का भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद रणदीप सुरजेवाला विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस की मजबूत स्थिति है और सभी सीटों पर कांग्रेस को मजबूत उम्मीदवार उतारने चाहिए। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा दिए गए अमेरिका में बयानों को लेकर देशद्रोह तक का मुकदमा चलाने की सलाह दे दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर एक कार्यक्रम में भारत को लेकर कई बयान दिए। राहुल गांधी ने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता गायब हो रही है। वहीं राहुल ने रोजगार के मसले पर चीन की तारीफ भी की। अब राहुल के इस बड़े बयानों पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी बड़ा हमला किया है। इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था, वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना। ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत से बाहर जाकर भारत को ही गाली दे रहे हैं, चीन की तारीफ कर रहे हैं। लगता है वो चीन के पैसों पर ही पल रहे हैं, तभी वे बाहर जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। भारत के बाहर जाकर भारत की निंदा करते हैं और दुश्मन देशों की तारीफ भी करते हैं। अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। क्या आपने कभी सुना कि जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन साहब, ये जब विपक्ष में रहे, किसी और देश में जाने के बाद कभी अमेरिका की बुराई की, अपने देश की बुराई की? कभी नहीं। लेकिन ये राहुल गांधी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी बिना जाने देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस को बिना जाने झूठ बरे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं।
टेक्सास में राहुल गांधी ने कहा था कि पश्चिमी देशों में रोजगार की समस्या है, भारत में भी रोजगार की समस्या है, लेकिन दुनिया के कई देशों में रोजगार की समस्या नहीं है। राहुल ने कहा कि चीन में निश्चित रूप से रोजगार की समस्या नहीं है। दुनिया में ऐसे कई स्थान हैं जो बेरोजगारी से नहीं जूझ रहे हैं। चीन वैश्विक उत्पाद पर हावी हो रहा है। पश्चिमी अमेरिका, यूरोप और भारत ने उत्पादन का विचार भी छोड़ दिया है और उन्होंने इसे चीन को सौंप दिया है। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है, जबकि हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। इसमें सभी को सम्मिलित होने की अनुमति दी जानी चाहिए और सभी को सपने देखने का हक भी होना चाहिए। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हैदराबाद हाउस में बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की और उनका गले लगाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आयाम और सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों पर चर्चा होनी है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है। क्राउन प्रिंस के साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हाल ही के वर्षों में भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी राजनीति, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में गहरी हुई है। अगस्त 2015 में पीएम मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की ऐतिहासिक यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए और संयुक्त अरब अमीरात के मुद्रा दिरहम से उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA और जुलाई 2023 में एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCS पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में लगभग 82 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ दोनों देश एक दूसरे के शीर्ष व्यापारिक साझेदारी में से हैं। 2022-23 के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भी यूएई भारत में शीर्ष 4 निवेशकों में शामिल है। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। तो मुंबई जाएंगे, जहां वो एक बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा से भारत और यूएई के संबंध पहले से और मजबूत होंगे और साथ ही नए और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी के कई रास्ते खुलेंगे। कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 17 सितंबर तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट जांच की दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं हड़ताली डॉक्टरों को यह कहा है कि आप अपने काम पर वापस लौटें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 3 मुद्दों पर सुनवाई की। इसमें सीबीआई की जांच रिपोर्ट, डॉक्टर्स की हड़ताल और सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई हुई। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं। कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई है। वहीं कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। ऐसे में पूरा मामला गड़बड़ लगता है, जिसको लेकर कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। अभी भी इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, जिससे मरीजों को इलाज पाने में भारी परेशानी हो रही है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टर्स से तुरंत काम पर लौटने को कहा है। सीजीआई ने कहा है कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने साफ किया है कि ड्यूटी की कीमत पर विरोध नहीं हो सकता। डॉक्टर्स का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है। उधर सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को आदेश दिया है कि सभी जवानों को रहने के लिए घर मुहैया कराया जाए। ये जवान अस्पताल की सुरक्षा के लिए आए हैं, उनको अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान इस मामले में शुरुआती जांच पर सवाल उठाए, चाहे वो एफआईआर हो या फिर जांच का तरीका। इससे ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर बेहद चिंतित है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की है। बरेली में एक बार फिर हंगामे की घटना सामने आई है। किला थाना क्षेत्र मलुकपुर चमन मठिया के पास गुपचुप तरीके से एक मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का है। स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। बरेली में रातों रात मस्जिद पर 3 मीनारों के निर्माण के बाद मचे हंगामे के बाद स्थानीय पार्षद की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य रोक दिया। इसके बाद भारी विरोध के बीच निर्माण ध्वस्त करवा दिया गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण बन गया।
बरेली के किला थाना इलाके के मलूकपुर के मंसूरी मस्जिद का यह पूरा मामला है। सुबह जैसे ही लोगों ने मस्जिद पर 3 मीनारों का निर्माण देखा तो हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों ने इस अवैध निर्माण का जमकर विरोध किया, जिसके बाद इस निर्माण को ढहा दिया गया। जिला प्रशासन ने निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। दरअसल मलूकपुर चमन मठिया के पास वर्षों पुरानी मंसूरी मस्जिद है। इसके ऊपरी हिस्से में गुम्बद बनाने और टाइल्स लगाने का काम चल रहा था। आसपास के लोगों ने छत से देखा तो इसकी जानकारी हुई। तब वार्ड 44 के पार्षद नीरज कुमार ने किला थाना प्रभारी हरिंद्र सिंह को कॉल करके धर्मस्थल में बिना अनुमति निर्माण की जानकारी दी। इस बीच वहाँ पार्षद के साथ ही काफी लोगों की भीड़ भी जुट गयी। दूसरे पक्ष के लोग भी आ गए। मौके पर मौलाना तौकीर के पहुँचने से तनाव और बढ़ गया, जिसे पुलिस ने किसी तरह संभाला। इसको रुकवा दिया गया। संचालकों ने खुद ही अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। शांति व्यवस्था बनी हुई है। किसी ने खुराफात की तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं हिंदू धर्म गुरु आचार्य संजीव कृष्ण गौड़ ने अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल संचालकों ने खुद ही अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि किसी ने भी कोई खुराफात की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले पर हिंदू धर्मगुरु संजीव कृष्ण गौड़ का कहना है कि जिन भी लोगों ने ये अवैध निर्माण किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में अपराध बेलगाम, सुशासन पर उठने लगे हैं सवाल। 1 महीने के अंदर 2 बीजेपी नेताओं की हत्या हो गई है और पिछले चंद दिनों में देखें तो 100 से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं बिहार में घट चुकी हैं। ऐसे में बिहार में दावा करने वाले सुशासन के लोग अब सुशासन पर बोलने से कतरा रहे हैं। फिलहाल भाजपा नेता की हुई हत्या ने बिहार में हड़कंप मचा दिया है। बिहार की राजधानी में आज सुबह तड़के बीजेपी नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पटना सिटी के मंगल तालाब के पास मनोज कमलिया गेट की है। सुबह सुबह हुई फायरिंग से राजधानी दहल उठी। मृतक की पहचान बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा के रूप में की गई है। घटना सुबह 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। श्याम सुंदर मनोज कमलिया गेट के पास पहुंचे ही थे कि अपराधियों ने गोली मार दी। श्याम सुंदर बीजेपी से पटना सिटी चौक के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष थे। इस मामले में मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों ने कहा है कि सुबह 6 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जिनका नाम मुन्ना शर्मा है, उनके अपराधियों ने हत्या कर दी है। उनके परिजन अस्पताल ले गए थे लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नहीं, आज सुबह मुझे इस घटना की जानकारी मिली है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से जुड़ा था, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर बिहार के नए डीजीपी आलोक राज ने कहा है कि अलग अलग इलाकों में अधिकारियों और पदाधिकारियों को एक तय सीमा के अंदर कानून व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी दे दी गई है। टास्क सभी को दिया गया है और उम्मीद है कि वो जल्द ही अपराध पर काबू पाएंगे। कि बिहार ऐसा राज्य रहा है जहां नए आपराधिक कानून के लागू होने के पूर्व ही 2 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, संचालित किया गया है और हमारे सभी अनुसंधानकर्ताओं को इससे अवगत कराया गया है और हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो मुख्यालय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर निरंतर इसके लिए समीक्षा भी कर रहे हैं और निरंतर इसके लिए मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहे हैं। बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की हत्या के बाद पटना साहिब में लोगों ने सड़क जाम की, हंगामा और आगजनी भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से हत्या हुई है। अगर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती तो ये घटना नहीं होती। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर जाम हटवाया। सरकार की अपनी दलील है, विपक्ष बिहार में हमलावर है, मगर ये तय है कि शासन के इकबाल और प्रशासन की हनक पर सवाल खड़े होने लगे हैं। नीतीश कुमार की सरकार को ये जवाब देना होगा कि जो अपराधी अपराध करने से बिहार में डरते थे वो अब खुलेआम तमंचे कैसे लहराते हैं। यूपी के बहराइच में जहां लोग भेड़िए के आतंक के चलते खौफ में जिंदगी जीने को मजबूर हैं, वहीं उदयपुर जिले में भी एक गांव के लोग आदमखोर पैंथर की वजह से खौफ में हैं। रिहायशी इलाके में पैंथर की घुसपैठ को लेकर लोग सदमे में हैं। उदयपुर के झांडोल में रविवार को पैंथर ने 3 महिलाओं पर हमला कर दिया। दोनों महिलाएं बचकर भाग निकलीं, लेकिन एक महिला को पकड़कर पैंथर जंगल में ले गया। जब महिला को ढूंढा गया तो उसका धड़ और सिर अलग अलग मिले। घटना रविवार सुबह 8 बजे उदयपुर जिले के झांडोल थाना क्षेत्र की है।
घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे को भी जाम करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। मौके पर 3 थानों की पुलिस मौजूद है। साथ ही झांडोल एसडीएम मणिलाल और झांडोल डिप्टी महावीर सिंह शेखावत ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं। झांडोल थानाधिकारी रामनिवास ने बताया कि पैंथर के हमले में मीराबाई की मौत हुई है। मीराबाई सहित 2 महिलाएं नेशनल हाईवे 58E के पास पहाड़ी पर लकड़ियां इकट्ठा करने गई थीं। तभी यहां घात लगाकर बैठे लेपर्ड ने हमला कर दिया। 2 महिलाओं ने शोर मचाकर उसे भगाने की कोशिश भी की, लेकिन लेपर्ड मीराबाई को गर्दन से दबोचकर जंगल की ओर ले गया। जब महिला को ढूंढा गया तो उसका धड़ और सिर अलग अलग मिले। उदयपुर के झाड़ौल में हुई इस घटना से जहां पूरे इलाके में डर का माहौल है, वहीं उस आदमखोर तेंदुए को ढूंढने के लिए पुलिस और प्रशासन वन विभाग की मदद ले रहा है, ताकि लोगों को इस आदमखोर के डर से मुक्ति दिलाई जा सके। यूपी के कानपुर में हुए रेल हादसे के अंदर साजिश में अब आईबी, यूपी एटीएस और साथ ही एनआईए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि रेल ट्रैक पर सिलेंडर के साथ बारूद भी बरामद किया गया है। इस घटना को लेकर यूपी एटीएस को जमात पर शक है, इसलिए एटीएस ने अपनी जांच के दायरे में जमातियों को शामिल किया है। इसके अलावा अब इस घटना की आतंकी एंगल से भी जांच करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भी एंट्री हो गई है। एनआईए ने कानपुर पुलिस से कांटेक्ट कर इस पूरे मामले की जानकारी ली है। यूपी के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। घटनास्थल के पास से बारूद से भरा मिठाई का डिब्बा मिला था, जिसके बाद से आज पुलिस ने उस दुकानदार से पूछताछ की है, जिसकी दुकान का ये डिब्बा था। रिपोर्ट के मुताबिक मिठाई का वो डिब्बा कन्नौज के छिबरामऊ सियाराम स्वीट्स का है। इसको लेकर मिठाई दुकानदार ने बताया है कि सुबह पुलिस ने आकर पूछताछ की और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर अपने कब्जे में लिया और उसकी जांच में जुटी हुई है। 8 सितंबर को रात करीब 8:30 बजे अनवरगंज कासगंज रेलवे लाइन पर प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई। हादसा बराजपुर और बिल्हौर स्टेशन के बीच हुआ था। लोको पायलट ने बताया था कि उसे ट्रैक पर कोई संदिग्ध चीज दिखाई दी थी। इसके बाद उसने ब्रेक लगाई, लेकिन ट्रेन सिलेंडर से टकरा गई। इससे पहले इस मामले के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ यूपी एटीएस इस मामले की जांच कर रही थी। कई सारे संदिग्धों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों में थोड़ी चिंता कम जरूर हुई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है और इसका असर नौकरी कर रहे लोगों पर पड़ सकता है, इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें 6800 उम्मीदवार शामिल थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 2019 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 3 महीने के भीतर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले के कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश देगा। हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न होने के आधार पर मेरिट लिस्ट रद्द कर दी गई थी। इसका असर लगभग 19,000 ऐसे लोगों पर पड़ सकता है जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर रिजर्वेशन कैटेगरी का कोई उम्मीदवार जनरल कैटेगरी की मेरिट के बराबर अंक लाता है तो उसका चयन जनरल कैटेगरी के तहत माना जाना चाहिए। इस फैसले से राज्य में पहले से काम कर रहे शिक्षकों में चिंता पैदा हो गई है, जिन्हें कोर्ट के फैसले के कारण अपनी नौकरी खोने का डर है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा और मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का आदेश देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। 13 साल की आदिवासी बच्ची की हत्या की गई है। बच्ची से छेड़छाड़ के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी ने बच्ची को पत्थर से कुचला और पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला आपको महाराष्ट्र के जलगांव से बता रहे हैं
जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि बच्ची से छेड़छाड़ के बाद उसकी हत्या कर दी गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब से भी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जालंधर में लड़की के साथ एक बड़ी वारदात की गई है। बदमाशों ने लड़की से मोबाइल छीनकर कई मिनटों तक उससे घसीटते रहे। ये देखिए, पीछे से फिर एक शख्स पहुंचता है उसकी मदद करने के लिए। कैमरे में ये पूरा खौफनाक मंजर जो है वह कैद हो गया। सीसीटीवी जो वहां पर लगे किसी घर के अंदर, वहां पर ये पूरा घटना जो है, ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई। अब देखिए किस तरीके से उसका फोन खींच रहे थे बदमाश, और स्नैचर्स जैसे ही वो फोन खींचते हैं लड़की को घसीटते ले आगे चले जाते हैं। एक शख्स आप देखते हैं कि कैसे पीछे दौड़कर लड़की की मदद पहुंचाने के लिए पहुंचता है। आगे इस खबर पर अपडेट यह है कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब खूब वायरल हो रहा है। ये देखिए किस तरह से बाइक पर सवार दो लड़के लड़की को कितनी दूर तक खींचते हैं। बेंगलुरु से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि कैफे ब्लास्ट मामले के अंदर एनआईए ने चार्जशीट दायर की है। 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। आरोपियों की कई धमाकों की साजिश की प्लानिंग थी, ये भी एनआईए की चार्जशीट के अंदर बड़ा खुलासा किया गया है। बेंगलुरु में कई धमाके करने की साजिश थी। बेंगलुरु बीजेपी दफ्तर में हमले की भी साजिश थी, ये भी अपडेट मिल रही है। डार्क वेब क्रिप्टो के जरिए इसकी फंडिंग हो रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बेंगलुरु ब्लास्ट से जुड़ी बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर में देर रात बड़ा रेल हादसा टल गया था। यहां पर ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश रची गई थी। ड्राइवर ने ब्रेक मारकर ट्रेन रोकी और अधिकारियों की इसकी सूचना दी। मौके से पेट्रोल भरी कांच की एक बोतल जो है वह बरामद की गई है। माचिस, बारूद आदि कई सारे सामान मिले हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि सिलेंडर तक मिला है। फिलहाल यूपी एटीएस, एनआईए और साथ ही आपको बता दें इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी ये कोई पहला मामला नहीं है। टारगेट है अपना, सब हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका हम लोग अनावरण करें। अभी तक क्या क्लूज मिल पाए हैं किन दिशा में? अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, अभी कोई क्लूज नहीं मिले हैं। अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे। सीसीटीवी कैमरा दिखवा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह। ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है। फिलहाल के इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया डेली।